नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। बजट 2026 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत को हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म किए गए हैं वे आकांक्षाओं से भरे हुए हैं। भारत के साहसिक प्रतिभाशाली युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते। वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला। केंद्रीय बजट 2026 पर राज्यपाल CB आनंद बोस ने कहा, निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट आत्मविश्वास को दर्शा रहा है। ये राष्ट्र को भविष्य के लिए तैयार करता है। ये आम नागरिक को केंद्र में रखता है। विश्व अर्थव्यवस्था अभी भी अनिश्चितता का सामना कर रही है। ऐसे समय में ये बजट स्थिरता का स्पष्ट संदेश दे रहा है। ये विकास के प्रति महत्वाकांक्षा भी दर्शाता है। Presented by Srimati Nirmala Sitharaman shows confidence. It prepares the nation for the future. It also keeps the common citizen at the center. The world economy still faces uncertainty. In such a time, this budget sends a clear message of stability. It also shows ambition for growth. The focus is on long-term development. It looks beyond immediate gains. I welcome the strong push for roads, railways, ports, and urban transport. These projects create jobs. Yes, they create jobs in substantial numbers. They improve movement of people and goods. They strengthen supply chains. They help young people and entrepreneurs. The budget addresses Nari Shakti and is pro-woman and pro-youth. This budget also highlights digital services, startups, skill training and research. These steps will support innovation. They will prepare India for global. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा, आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक ये बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। आयुष और स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देना, महिलाओं के लिए हर जनपद में छात्रावास के निर्माण की व्यवस्था, नौजवानों के लिए हर क्षेत्र में अवसर के साथ साथ अलग अलग क्षेत्र में रिफॉर्म का बजट पेश किया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये बजट मददगार साबित होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ने आज नए भारत का, विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए लगातार 9वीं बार बजट में कई अहम ऐलान किए गए। इनमें आम लोगों के लिए सबसे बड़ी और राहत की खबर ये है कि चमड़े का, जूता और कपड़े का निर्यात
सस्ता हुआ है। इसके अलावा माइक्रोवेव, सोलर एनर्जी से संबंधित चीजें और कैंसर की दवाएं सस्ती हुई है। बजट में एक तरफ जहां 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है, तो वही शराब महंगी होने जा रही है। बजट में टैक्स को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और ना ही बड़ा ऐलान किया गया है। फिर भी कृषि से लेकर रक्षा तक बजट में आवंटन में खास ध्यान रखा गया है। वित्त वर्ष 2026-27 का ये बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में काफी अहम साबित हो सकता है। देखिए, पहली बात तो आज का जो बजट हमारी सरकार के द्वारा पेश किया गया है, ये 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का, और जो क्वार्टर हम सबके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 2047 जब हम एक विकसित भारत बनाने का जब हम जिक्र करते हैं, तो ऐसे में अब ये जो अगला क्वार्टर शुरू हुआ है 25 से लेके 50 तक का, यहाँ से अब हमें हर उस सोच को बल देकर आगे बढ़ना होगा जो इवेंचुअली 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का काम करे। और अब अगर आप इस सोच के साथ इस बजट को अगर आप देखिएगा, तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हर एक वर्टिकल्स में, भले वो डिफेंस में हो, वो प्रोसेसिंग में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, रेयर मिनरल्स में हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता को कुंजी बनाकर इस बजट में उस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे, उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें, उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो, मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है, और ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे, और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें, जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में समझने के लिए ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही थी, पार्ट ए पार्ट बी, जिसका जिक्र मैं सुबह से कुछ न्यूज़ चैनल पे भी सुन रहा हूँ, जिस तरीके से उसको भी इक्वली बैलेंस किया गया है, ताकि सही में जो टेक्निकल पक्ष भी है उसको भी जनता तक सही ढंग से पहुँचाया जाए। तो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया, और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। हम विश्व की चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एक लक्ष्य है कि विकसित भारत 2047 हो। उसमें जो सबसे बड़ा टारगेट है सरकार के पास, वो टारगेट है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए, और जो आम लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको सुविधा दी जाए। और यदि पूरे सेकेंड पार्ट को यदि आप देखेंगे, तो उसमें जो नया इनिशिएटिव है पूरी दुनिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आईटी का है, जो कि ITA 196 में जब कांग्रेस ने साइन किया था चिदम्बरम के नेतृत्व में, जब यूपीए की सरकार थी, समर्थित सरकार थी,
तो हमने जो है 0% कस्टम ड्यूटी लगा दिया था, जिसके कारण सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब खत्म हो गया। अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली इसी कारण से डेवलप हो पाया। इस पूरे बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है, और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे अपग्रेड करना है, नर्सिंग को कैसे करना है, स्किलिंग को कैसे करना है। और जो बजट है लगभग 12.5 लाख करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे, जो ईस्टर्न पार्ट जो है, जो काफी पिछड़ा हुआ था, शिप बिल्डिंग का मतलब आप समझिए कि शिपिंग एक बड़ा है। शिप हम बड़ी जहाज नहीं बना पा रहे हैं, आपको पता ही है कि जर्मनी से हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। उस तरह की फैसिलिटी वाराणसी जैसे जगह में स्टार्ट होगी, पटना जैसे जगह में स्टार्ट होगी। तो ये पूरा दिखाता है कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं और प्रत्येक एरिया का विकास करना चाहते हैं। तो इस बजट की ये सबसे बड़ी खासियत है। सर, लेकिन शेयर मार्केट ने स्वागत नहीं किया है ना इस बजट का। 2000 पॉइंट नीचे चल रहा है शेयर मार्केट आज। शेयर मार्केट से जो है कोई बहुत ज्यादा चीजें निर्धारित नहीं होती। निर्धारित ये होती हैं कि हमने आम लोगों के लिए, अब आप देखिए एयरपोर्ट पर आने वाले जो लोग थे, उनको कस्टम जो है बहुत तंग करता था। उसको आप देखिए कि कई एक जगह चीजों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उनकी 20% से 10% ड्यूटी कर दी गई है। यहाँ कैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होंगे, उसके लिए जो है हमने उसके कंपोनेंट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा रिबेट दे दिया है। तो आप देखेंगे कि शेयर मार्केट आज नहीं कल जो है उस पर रिएक्ट करेगा। आज आपको 2000 पॉइंट नीचे नजर आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको बड़ा नजर आ जाएगा। बैंकिंग सेक्टर, चूंकि सबको इन्वेस्टमेंट लाना है, तो बैंकिंग सेक्टर का जो एक रिफॉर्म्स है वो भी ये बात है। शेयर मार्केट में जो शेयर मार्केट आप कह रहे हैं ना, वो एसटीटी का एक मामला है, जिसको कि कहीं जहां 1.5% था वहां 3% कहा गया है, जहां 1% था वहां 1.25% किया गया है। तो एसटीटी जो कि लूफोल्स में शेयर मार्केट में खेलते हैं, प्लेयर करते हैं, उन प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ा है, वो एसटीटी के कारण है। मुझे लगता है कि वो कल आपको सुधरता हुआ नजर आएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा, 3 कर्तव्य के बारे में बताया। 6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे, उसके लिए बताया। कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में, एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है। केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मैं पीएम और वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के बजट में देश के सर्वांगीण विकास के लिए और विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का काम किया गया है। आज के बजट में उत्पादन पर फोकस किया गया है। आईटी सर्विसेज के लिए अच्छे कदम उठाए गए हैं। ऑरेंज इकोनॉमी के लिए क्रिएटर लैब बनाने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। रेलवे के लिए 7 नई हाई स्पीड कॉरिडोर की भी घोषणा की गई। भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा, आज का बजट ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट 2047 के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने वाला बजट है, जिसमें रिफॉर्म पर जोर दिया गया है। बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई। आज 12वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है।
श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 9वीं बार लगातार बजट पेश किया है, और एक महिला वित्त मंत्री जिन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है, ये अपने आप में हमारे लिए गर्व का विषय है। आज का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026 का बजट पेश किया। उन्होंने 1947 के विजन को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग के लिए योजनाएं पेश की। ये बजट 2047 तक भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि नॉर्थ ईस्ट को इस बजट में विशेष महत्व दिया गया है, जहाँ पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया था। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां यूनियन बजट पेश किया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, यह बजट आम आदमी से जुड़ी हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बुलेट ट्रेन की स्पीड से देश को ले जाने वाला बजट है। हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। एमएसएमई की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, फार्मा की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, कपड़ों की तरफ बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। ये सब इधर भाजपा नेता BS येदियुरप्पा ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने गुरु रविदास जयंती का जिक्र करते हुए बजट की शुरुआत की। ये बजट देश की संप्रभुता और विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसका अनुमानित व्यय 11 लाख करोड़ रुपए का है। इसका उद्देश्य भारत की संप्रभुता और एकता को बनाए रखना है, साथ ही देश के प्राचीन स्थलों के विकास को भी विशेष महत्व देना है। Sitharaman ji has started the budget by mentioning the name of Guru Ravidas Jayanti. This is a budget that encompasses the country's sovereignty and development. The estimated budget for this year is 11 lakh crore. This budget will succeed upholding the sovereign unity of India. This budget has given the great importance to developing the country. केंद्रीय बजट पर विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, इसमें 10,000 करोड़ रुपए प्रावधान के रूप में रखे गए हैं। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी बहुत चिंतित है और कहती रहती है कि गांधी जी को हटा दिया गया है। गांधी जी ने राम राज्य जैसे भारत का सपना देखा था। को ध्यान में है कि आजकल कांग्रेस पार्टी को बड़ा चिंता हो रही थी कि गांधी जी को हटा दिया, गांधी जी को हटा दिया। भाई, गांधी के सपनों के भारत तो राम राज थे, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में गांधी जी ने जिन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया था, आप सबको ध्यान में होगा कि जब अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी जब लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने चरखा को एक माध्यम बनाया देशवासियों को। केंद्रीय बजट 2026 को भाजपा ने हिमाचल में विकास और कल्याण का बजट बताया है। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, MSME, फार्मा, उद्योग, पर्यटन और राज्यों के लिए आर्थिक प्रावधानों पर भी जोर दिया गया है। तो शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के ऊपर बजट प्रस्तुत करके एक अलग संदेश देशवासियों को देने का प्रयास किया है कि समाज के हर वर्ग के कल्याण हेतु भारत की वर्तमान मोदी सरकार का बजट है और वो हर वर्ग के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। ये जो बजट मोदी सरकार का लगातार 13वां बजट और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बजट जो 2047 में भारत
विकसित भारत के रूप में दुनिया के मानचित्र पर खड़ा हो, जाना जाए, पहचाना जाए, इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। और उस पर फोकस्ड ये बजट जो है, मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से है। और ये जो बजट अब की बार जो प्रस्तुत किया है, इसमें मेजर फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे इसके साथ साथ में शहरीकरण की दृष्टि से जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता। कर्नाटक के बिदर में मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि सभी घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टरों को निर्देश दिए गए। घटना कैसे और क्यों घटी, इसका पता लगाने के लिए व्यापक जांच चल रही है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। धौलपुर के कासिमपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मकान में वेल्डिंग का काम कर रहे 26 वर्षीय सहनबाज अचानक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से वे गंभीर रूप से झुलस गया और जिला हॉस्पिटल पहुंचते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बुजरिया का रहने वाला सहनबाज था। वो बैंक मजदूरी करने के लिए कासिम गया था। वहाँ वर्षा की वजह से उनके गांव में पुल की करंट आने से वो चिपक गया। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में बीती रात मौसम ने अचानक करवट ली। रात 2 बजे गरज चमक के साथ हुई बारिश के बाद करीब आधे घंटे तक भीषण ओलावृष्टि हुई, जिसने किसानों की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचाया। सरसों और गेहूं की फसलें झुलस गई। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और ठंडी हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। हरदोई के संडीला क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के आईपीएल कंपनी के I9 प्लांट में गैस रिसाव से अफरा तफरी मच गई। मजदूरों ने जान बचाने के लिए भागकर प्लांट से बाहर निकलना पड़ा। हादसे में घायल होने वालों की संख्या का भी पता लगाया जा रहा है। मौके पर एम्बुलेंस और राहत टीमें मौजूद हैं। जयपुर से खबर है, जहां नर सेवा नारायण सेवा की भावना से संचालित पंचतत्व आश्रम ने अपना दूसरा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया है। मुरलीपुरा क्षेत्र की प्रभात कॉलोनी विजयबाड़ी पथ नंबर 7 स्थित इस निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधक शामिल हुए। आश्रम के प्रधान न्यासी CM बिजाका ने बताया कि जनवरी 2024 में शुरू हुए इस आश्रम में पिछले 2 वर्षों में 56 निःशुल्क 5 दिवसीय आवासीय शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में हजारों लोगों ने BP, अस्थमा, माइग्रेन, शुगर सहित विभिन्न रोगों से मुक्ति पाई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहित बिजाका ने जानकारी दी कि सेवापैथी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के माध्यम से यहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। डॉक्टर मोहित बिजाकर ने बताया कि आश्रम में हर महीने लगभग 2 सप्ताह के शिविर चलते हैं, जहां प्रतिभागी न केवल अपने स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं बल्कि आदर्श जीवन शैली सीखकर परिवार के अन्य सदस्यों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। पंचतत्व आश्रम नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत पर पूरी तरह निःशुल्क संचालित है और ये योग प्राकृतिक चिकित्सा और सेवापैथी के माध्यम से लोगों को स्वस्थ सुखी जीवन जीने की कला सिखा रहा है। विशेष रूप से तभी डालते जब आपका पेट साफ कराना है। हम आज आपका पेट साफ कराने नहीं देते। ललित जी रहे, सब लोग ना जिन्होंने सेवाएं दी है तो उनको पता है कि क्या लाभ मिलता है, मन का जो लाभ है। जूस आप सबने लिया, जिन्होंने नहीं लिया
खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।